महाराष्ट्र के बाद बिहार में भी बीजेपी के लिए इत्तेहाद बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। यहाँ बीजेपी और जनता दल यू में कई इश्यूज पर इख्तलाफ राय है। एनसीआर मामले पर भी दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। बिहार में मिलकर हुकूमत चला रही जनता दल यू और बीजेपी ने कौमी शहरियत रजिस्टर यानी एनआरसी पर अलग अलग रास्ता इख्तियार कर रखा है। जनता दल यू के नायब सदर और इंतखाबी पॉलिसी साज प्रशांत किशोर ने एनआरसी के इशू पर बगैर किसी का नाम लिए बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। प्रशांत किशोर ने एक ट्वीट किया जिसमें लिखा कि 15 से ज़्यादा रियासतों में गैर बीजेपी वज़राए आला हैं और ये ऐसी रियासतें हैं जहां मुल्क की 55% से ज़्यादा आबादी है। उन्होंने आगे सवालिया लहजे में कहा, हैरानी यह है कि उनमें से कितने लोगों से एनआरसी पर मशवरा किया गया और कितने अपनी अपनी रियासतों में उसे नाफिज करने के लिए तैयार हैं। गौरतलब है कि बीजेपी के शोला बयान लीडर और मोदी हुकूमत में वजीर वो बेगूसराय के रुकने पार्लियामेंट गिरिराज सिंह लगातार एनआरसी के हक में बोलते रहे हैं। गिरिराज सिंह ने कुछ दिन पहले ट्वीट करके कहा था कि मगरबी बंगाल और बिहार में एनआरसी की ज़रूरत है। उन्होंने लिखा था कि मगरबी बंगाल और बिहार में एनआरसी की ज़रूरत है। बिहार में एनआरसी की ज़रूरत इसलिए है कि बाहरी लोगों को छोड़ना होगा, मुल्क आबादी कंट्रोल कानून नाफिज हो, अपनी तहजीब व सकाफत को बचाए रखने की ज़रूरत है। वाज़ेह है कि चारशंबे को पार्लियामेंट में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा था कि एनआरसी की ज़रूरत नहीं है, माफ़ कीजिएगा, अमित शाह ने कहा था कि एनआरसी की ज़रूरत है और इसे पूरे मुल्क में नाफिज किया जाएगा। हालांकि कई रियासतें उसकी मुखालिफत कर रही हैं। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने पहले ही ऐलान कर रखा है कि वो किसी भी हाल में अपनी रियासत में एनआरसी को नाफिज नहीं होने देंगी। वहीं बीजेपी के कई साथी पार्टियां भी उसके खिलाफ हैं। अपोजिशन पार्टी कांग्रेस ने इंतखाबी बॉन्ड के बेजा इस्तेमाल और सरकारी कंपनियों की सरमाया कश्ती के मामले में हुकूमत को घेरते हुए जुमेरात को लोकसभा में हंगामा किया और बाद में ऐवान से वॉकआउट किया, जबकि हुकूमत ने अपना दिफा करते हुए कहा कि इस पर आज तक बदउनवानी का कोई इल्ज़ाम नहीं लगा है। कांग्रेस के मनीष तिवारी ने वक्फे सिफर के दौरान ये मामला उठाते हुए कहा कि रिजर्व बैंक और इंतखाबी कमीशन की मुखालिफत के बावजूद हुकूमत ने इंतखाबी बॉन्ड्स जारी करके सरकारी बदउनवानी को अमली जामा पहनाया। उन्होंने कहा कि हुकूमत के नामालूम इंतखाबी बॉन्ड जारी करने से सरकारी बदउनवानी को अमली जामा पहनाया गया। इसमें ना तो चंदा देने वाले का, ना तो चंदे की रकम के ज़राए का और ना ही चंदा पाने वाले का पता होता है। पहले सिर्फ लोकसभा इंतखाबात के लिए इंतखाबी बॉन्ड जारी करने का इल्तिज़ाम था, लेकिन कर्नाटक इंतखाबात से ऐन क़ब्ल वज़ीर आज़म के दफ्तर के हुक्म पर उसके बाद के स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें यह कहकर रोक दिया कि वो किसी का नाम नहीं ले सकते। तिवारी ने कहा कि उनके पास उसके सबूत के तौर पर दस्तावेजात हैं जिन्हें वो ऐवान में पेश कर सकते हैं। इस पर ओम बिरला ने कहा कि वो कागजात ऐवान में पेश कर दें जिस पर वो गौर करेंगे। इंतखाबी बॉन्ड्स और पब्लिक सेक्टर में सरमायाकारी पर कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों की तरफ से बहस कराए जाने के लिए दिए गए नोटिस को मुस्तरद किए जाने से नाराज इन पार्टियों के अरकान के हंगामे की वजह से जुमेरात को राज्यसभा में वक्फे सिफर नहीं हो सका और कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। सुबह ऐवान की कार्रवाई शुरू होने और ज़रूरी दस्तावेजात के ऐवान के टेबल पर रखे जाने के बाद चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने कहा कि कांग्रेस के के हरि प्रसाद और बाएं बाजू के रागेश समेत कई अरकान ने इंतखाबी बॉन्ड्स और सरकारी शोबे की कंपनियों में सरमाया कशी के खिलाफ नोटिस दिया है। उन्होंने कहा कि वो इन नोटिसों को मंजूर नहीं कर रहे हैं क्योंकि अब ये ज़रूरी नहीं है। उन्होंने कहा कि कल एक अहम मामला था तो अरकान को इजाज़त दी गई थी। इसके बाद उन्होंने वक्फे सिफर शुरू करते हुए कांग्रेस की विप्लव ठाकुर को अपनी बात रखने के लिए नाम पुकारा तो कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के रुकन अपनी निश्चितों से उठकर जोर जोर से बोलने लगे। कांग्रेस के ऐवान में डिप्टी लीडर आनंद शर्मा भी कुछ बोल रहे थे लेकिन शोर शराबे में सुना नहीं जा सका। इस दौरान वेंकैया नायडू ने जोर जोर से बोलकर अरकान से कहा कि आप मेरी सीट पर आ जाएं और इस सिलसिले में फैसला ले लें। I have decided not to admit them because they do not warrant suspension of the other business and taking up this on priority. Srimati Viprava Thakur, Srimati Viprava Thakur, Srimati Viprava Thakur, Viprava Thakur. Demand, please sit down. It is the prerogative of the chair. I have decided, and they do not warrant suspension of the other business and take it upon priority. No argument. No argument. Okay, then you. That is the best method. Then if you want to, okay. What is this? What is happening? You want to do injustice to others by cancelling Jirava.
You, you don't want? No, 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 no. No, no, you can come and meet me. You can come in my chamber and meet me whenever there is something important, like yesterday, which is an important point. I have allowed you remember. The parliament is on. There are other forms of discussion. No, 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 praise. Nothing shall go on record. Nothing shall go on record. Nothing shall go on. House is adjourned to meet at 12 a.m. today. कांग्रेस ने कॉरपोरेट घरानों की तरफ से इंतखाबी बॉन्ड के तवस्सुल से 95% सियासी चंदा भारतीय जनता पार्टी को ही दिए जाने का इल्जाम लगाते हुए इस पूरे मामले की जांच कराने का मुतालबा किया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर कपिल सिब्बल ने जुमेरात को पार्लियामेंट हाउस के अहाते में सहाफियों से कहा कि साबिक वजीर खजाना अरुण जेटली ने 2017 में पेश किए गए बजट में कंपनियों के जरिए सियासी पार्टियों को दिए जाने वाले इंतखाबी चंदे की हद उनके मुनाफे की 15% से बढ़ा दी थी। इसकी रिजर्व बैंक ने मुखालिफत भी की थी, लेकिन हुकूमत ने इस सिलसिले में मुसव्वदा शाये हो जाने की दलील देकर इसे मुस्तरद कर दिया था। उन्होंने कहा कि इस बंदोबस्त के बाद से प्राइवेट कंपनियों ने 95% सियासी चंदा बीजेपी को ही दिया है। ऐसा क्यों और कैसे हुआ, उसकी मुकम्मल जांच होनी चाहिए। मोदी को इस मामले में ऐवान में वजाहत करनी चाहिए। कांग्रेस लीडर ने इल्ज़ाम लगाया कि इंतखाबी बॉन्ड के तवस्सुल से सियासी चंदा दिए जाने का नज़्म सोची समझी हिकमत अमली के तहत किया गया था। कंपनियों की तरफ से एक ही पार्टी को 95% चंदा दिए जाने से ये वाजे भी हो गया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कौमी जमहूरी इत्तेहाद हुकूमत इस तरह से बदनवानी को फ़रोग़ दे रही है। इस बात की जाँच होनी चाहिए कि कहीं ये पैसा हवाला से तो नहीं है। इंडिया और वेस्टइंडीज़ के बीच अगले महीने T20 और वनडे मैचों की सीरीज़ खेली जाएगी। पहले दोनों टीमों के बीच 3 T20 और फिर 3 वनडे मैच खेले जाएंगे। पहला वनडे 15 दिसंबर को चेन्नई, दूसरा 18 दिसंबर को विशाखापट्टनम और तीसरा 22 दिसंबर को कटक में खेला जाएगा। इस सीरीज़ के लिए हिंदुस्तानी टीम का ऐलान हो चुका है। हिंदुस्तानी टीम के सलामी बल्लेबाज और वाइस कैप्टन रोहित शर्मा को आराम नहीं दिया गया। इस सीरीज़ में उन्हें आराम देने की बात की जा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके साथ ही भुवनेश्वर कुमार की चोट के बाद टीम में वापसी हुई है। उन्हें वेस्टइंडीज़ सीरीज़ के बाद कोई मुकाबला नहीं खेला था। उनके आने से टीम की गेंदबाजी मजबूत होगी। इसके साथ ही दीपक चाहर की भी टीम में वापसी हुई है। हिंदुस्तानी टीम में नंबर 4 के बल्लेबाज को लेकर काफ़ी वक्त से मामला चल रहा था। वेस्टइंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ में ऋषभ पंत ने नंबर 4 पर कुछ नहीं किया था, लेकिन श्रेयस अय्यर ने नंबर 5 पर बेहतरीन बल्लेबाजी की थी। इस सीरीज़ में वो नंबर 4 पर खेलते नज़र आ सकते हैं। इंडिया ए के कप्तान और घरेलू मैचों में लगातार रन बना रहे मनीष पांडे भी टीम में बरकरार हैं। उन्हें वेस्टइंडीज़ दौरे पर पिछले वनडे सीरीज़ में खेलने का मौका नहीं मिला था। इस सीरीज़ में उन्हें मौका मिल सकता है। वनडे टीम में पहली बार शिवम दुबे को जगह मिली है। टीम इस तरह से है: विराट कोहली कप्तान, रोहित शर्मा, शिखर धवन, KL राहुल, ऋषभ पंत, मनीष पांडे, श्रेयस अय्यर, केदार जाधव, रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे, युगेंद्र चहल, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, दीपक चाहर और भुवनेश्वर कुमार। हिंदुस्तान ने तकरीबन 3 साल कबल गलती से पाकिस्तान की सरहद में जाने वाले 2 अफराद को पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स में जासूस लिखने पर ताज्जुब का इजहार किया। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से मुतालबा किया कि उनसे काउंसलर एक्सेस यानी सिफारती राब्ता कायम करने की इजाज़त दी जाए और जल्द अज जल्द रिहा करके वतन वापस भेजे। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रवीश कुमार ने बाज़ाब्ता ब्रीफिंग में इस बारे में पूछे गए सवालों के जवाब में कहा कि मीडिया में ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि प्रशांत वेंडुम और विलारी लाल गलती से सरहद उबूर करके पाकिस्तान चले गए थे। जिस वक्त हमें पता चला उसी वक्त हमने पाकिस्तान को मुतल्ला कर दिया था कि ये लोग उनकी सरहद में हो सकते हैं। अलावाज़ी रस्मी तौर पर तहरीरी इतला दी गई थी, लेकिन पाकिस्तान ने इसका कोई जवाब नहीं दिया था। मीडिया में आया है कि 2 भारतीय नागरिक जिनका नाम प्रशांत वैंडम और वरीलाल है, हमें अंदाज़ था कि ये गलती से पाकिस्तान की तरफ क्रॉस कर गए होंगे और ये घटना 2016-17 की बताई जाती है। जिस समय हमें ये पता चला, जिस समय हमारी जानकारी में ये लाया गया, उसी समय हमने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को बताया कि ऐसा हो सकता है, ये इंडिविजुअल्स आपके सीमा में हो सकते हैं
और अगर आपकी जानकारी मिले, आपको इनके बारे में जानकारी मिले तो आप हमें इसकी सूचना दें। उस समय से, और जैसा मैंने कहा कि प्रशांत वैंडम का केस हमने मई 2019 में लिया था, और वरी लाल का केस लास्ट ईयर का था, दिसंबर 2018 में। जिस समय हमने पहला नोट वर्बल लिखा और उसके बाद अपने रिमाइंडर्स गए, हमें किसी का जवाब नहीं दिया गया। इसीलिए जब अचानक इसकी घोषणा हुई पाकिस्तान प्रेस में कि ये 2 इंडियंस अरेस्ट हो गए हैं, तो थोड़ा सा हमें सरप्राइज़ हुआ। हमारी उम्मीद यही है कि ये जो 2 इनोसेंट भारतीय नागरिक हैं, इनको पाकिस्तान अपने प्रोपेगेंडा का टूल ना बनाए। इनको हमने ये भी डिमांड किया है उसी दिन, जिस दिन हमें इसकी जानकारी मिली, कि हमें कॉन्सुलर एक्सेस दिया जाए इन दोनों इंडियंस के लिए, और इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी पाकिस्तान के पास है, और जितनी जल्दी हो सके ये इनको रिपैट्रिएट किया जाए, जिससे ये अपने परिवार वालों से मिल सके। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के एक आला सतही वफद ने आज कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी से उनके घर पर मुलाकात की और कौमी उमूर पर तबादला ख्याल के दौरान इस बात पर जोर दिया कि फ़िरका परस्त ताकतों के नफरत अंगेज़ अज़ायम से मुल्क को बचाने और कांग्रेस की क़यादत में सेकुलर ताकतों को मुनज़्ज़म करने में यूपीए सरगर्म किरदार अदा करे। वफद के कायद और मुस्लिम लीग के कौमी सदर प्रोफेसर खादर मोहिउद्दीन ने बताया कि इस मुलाकात में अयोध्या फैसले, कश्मीर के मामले, इक़्तिसादी उमूर और दलितों और अक़लियतों की खस्ता हाली पर तशवीश ज़ाहिर की गई। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने कौमी उमूर पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस की दहाइयों से चले आ रहे मफाहमत की तायद की। प्रोफेसर खादर ने अयोध्या फैसले को गैर वाज़ेह और अफसोसनाक बताया और कहा कि नज़र-ए-सानी की दरख्वास्त सबसे दाखिल की गई है। कश्मीर के ताल्लुक से भी उन्होंने इस बात पर अफसोस जाहिर किया कि कश्मीरियों को उनके घर में दरअंदाज समझा जा रहा है। इस मुलाकात में लीग के वफद में पीके, कुन्हाली कट्टी और दीगर कायदीन मौजूद थे। दारुल उलूम नदवतुल उलमा ने अपने सीनियर उस्ताद मौलाना सलमान नदवी को बिला आखिर बरतरफ कर दिया है। नदवा की इंतज़ामिया ने मौलाना सलमान नदवी को एक ख़त भेजकर कहा कि नदवा में रिटायरमेंट की मुद्दत 65 साल की है और आपकी ये उम्र पूरी हो चुकी है। आपने मुद्दत में इजाफे के लिए दरख्वास्त नहीं दी, इसलिए आपको बरतरफ किया जाता है। जवाब में मौलाना सलमान नदवी ने कहा कि ये ज़ाब्ता सभी असातिज़ा पर नाफिज किया जाए जो मदरसे में पढ़ाने के काबिल नहीं है, उन्हें पहले वहाँ से बरतरफ किया जाए। हिंदुस्तान और दुनिया भर में मौजूदा नदवा के फुजला ने दारुल उलूम नदवतुल उलमा के इस फैसले का खैर मकदम किया है और कहा कि देर से ही सही नदवा ने दुरुस्त कदम उठाया है। वाज़ेह रहे कि मौलाना सलमान नदवी गुज़िश्ता कई सालों से मुसलसिल तनाज़े के शिकार थे और नदवा की इंतज़ामिया पर भी मुसलसिल दबाव बन रहा था कि वो उन्हें बरतरफ करें। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के साबिक़ वज़ीर हरेन पांड्या के कत्ल के कसूरवारों की नज़रसानी की अर्जियों को जुमेरात को खारिज कर दिया। जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस विनीत सरीन के बेंच ने 5 जुलाई के अपने फैसले के खिलाफ 12 में से 10 कसूरवारों की नज़रसानी की अर्जियां मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने 12 में से 10 कसूरवारों की जानिब से दायर नज़रसानी की अर्जियां खारिज करते हुए कहा कि फ़ैसले पर दोबारा से गौर करने के मुतालबे में कोई जान नहीं है, इस फैसले में कोई कमी या खामी नहीं है। गुजरात हाई कोर्ट ने साल 2003 के हरेन पांड्या कत्ल मामले के सभी 12 मुलजिमीन को कत्ल के इल्ज़ाम से बरी कर दिया था। साल 2003 के कत्ल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को पलटते हुए मुलजिमीन को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। गुजरात में नरेंद्र मोदी हुकूमत के वक्त उस वक्त के वज़ीर दाखिला हरेन पांड्या को मार्च 2003 को अहमदाबाद के लॉ गार्डन इलाके में उस वक्त गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था जब वो सुबह की सैर करने के लिए निकले थे। इस कत्ल का इल्ज़ाम 12 अफराद पर था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की समाअत में कहा था कि सीबीआई की जांच का रुख वाज़ेह नहीं है। अदालत ने यह भी कहा था कि तफ्तीश के दौरान कुछ हक़ाइक़ की अनदेखी की गई और बहुत कुछ छूट गया। हाई कोर्ट में मामला जानने से पहले सेशन कोर्ट ने मुलजिमीन को कत्ल करने और मुजरिमाना साजिश करने का कसूरवार माना था। वाज़ेह रहे कि हरेन पांड्या का कत्ल उस वक्त हुआ था जब गुजरात में नरेंद्र मोदी हुकूमत थी। उस वक्त इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत खुसूसी पोटा कोर्ट ने सभी मुलजिमीन को कसूरवार ठहराते हुए उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। मुलजिमीन ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। साल 2011 में 29 अगस्त को गुजरात हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट के फैसले को पलट दिया और सभी मुलजिमीन को बरी कर दिया था। हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सीबीआई ने 2012 में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि संस्कृत जबान में वुसअत है और उसमें सबकी फलाह बहबूद की बात कही गई है, इसलिए इस जबान में तालीम देने के लिए किसी जात या कम्युनिटी के टीचर की मुखालिफत गलत है। प्रियंका गांधी ने जुमेरात को ट्वीट किया कि हमारी ज़बानें और सकाफ़त हमारी खुसूसियत है, हमारी मजबूती है। संस्कृत ज़बान में ही लिखा गया है, सर्वे भूनत्व सुखन। इस ज़बान में वुसअत है, हमारे मुल्क का आइन वसी है। यूनिवर्सिटी में संस्कृत कोई भी टीचर पढ़ा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने एक अखबार में शायद खबर पोस्ट की, जिसमें कहा गया है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में संस्कृत विद्याधर्म में 2 हफ्ते पहले असिस्टेंट प्रोफेसर मुकर्रर हुए फिरोज़ खान का तकर्रुरी के बाद कुछ पता नहीं है। एक कम्युनिटी ने उनकी मुखालिफत की थी, जबकि अब यूनिवर्सिटी के कुछ दीगर लोग उनकी हिमायत में सामने आ गए हैं। गांधी खानदान की एसपीजी सिक्योरिटी हटाए जाने को लेकर प्रियंका गांधी ने कहा कि ये सियासत का एक हिस्सा है और ऐसा होता रहता है। मीडिया से बात करते हुए प्रियंका गांधी ने ये बात कही। आपकी एसपीजी हटाई गई है, पॉलिटिकल मीडिया तो राजनीति है, होती रहती है। सुप्रीम कोर्ट रोहिंग्या समेत तमाम गैर कानूनी तारिकीन वतन को वापस भेजने वाली दरखास्त पर 4 हफ्ते बाद समाअत करेगा। चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े की सदारत वाली 3 रुकनी बेंच ने भारतीय जनता पार्टी के लीडर अश्विनी उपाध्याय की दरखास्त की समाअत के लिए मंजूर कर लिया। अदालत ने कहा कि वो इस मामले पर 4 हफ्ते बाद समाअत करेगा। दरखास्त गुजार अश्विनी उपाध्याय ने केस का खुसूसी जिक्र किया और दरखास्त पर जल्द समाअत करने की दरखास्त की, लेकिन अदालत ने फौरी समाअत से साफ इनकार कर दिया। उपाध्याय ने दलील दी है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी शहरी हिंदुस्तानियों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। जस्टिस बोबड़े ने कहा कि इस मफाद आमा की अर्जी को 4 हफ्ते बाद समाअत के लिए दर्ज किया जाएगा। बेंच में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस सूर्यकांत भी शामिल हैं। भोपाल में आलमी तबलीगी इज्तिमा 22 नवंबर से शुरू होने जा रहा है और इसका इख्तिताम 25 नवंबर को होगा। घासीपुरा ईट खेड़ी में मुनक़िद होने जा रहे इस 72वें तबलीगी इज्तिमा की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इस इज्तिमा के लिए महकमे रेलवे कई खुसूसी ट्रेनें चला रहा है। आलमी तबलीगी इज्तिमा में शिरकत के लिए भोपाल में गैर मुल्की जमातों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। इस इज्तिमा में 10 लाख से ज़्यादा फर्जंदान तौहीद के पहुँचने की तवक्को है। इज्तिमा के दौरान तकरीबन 500 निकाह भी पढ़वाए जाएंगे। इज्तिमा में शिरकत के लिए आने वाले अक़ीदतमंदगान की गाड़ियों की पार्किंग के लिए 250 एकड़ अराजी पर पार्किंग का इंतज़ाम किया गया है। तकरीबन 50 पार्किंग जोन में इस इंतज़ाम के दौरान छोटी और बड़ी गाड़ियाँ मुख्तलिफ मकामात पर खड़ी की जाएंगी। वापसी के लिए इंतज़ामिया की जानिब से 400 बसों का इंतज़ाम किया गया है। पीर के रोज़ दुआ के बाद इन बसों की रवानगी के लिए खड़े होने के लिए अलहदा से इंतज़ाम किए गए हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक प्रोग्राम में सिक्योरिटी के पेश नज़र इज्तिमागाह और शहर के मुख्तलिफ मकामात, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन वगैरह पर नाकाबंदी और बैरिकेडिंग करके मुश्तबा अफराद और खुसूसी तौर पर संजीदगी से बाहरी गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। साथ ही होटल, लॉज, धर्मशाला और रैन बसेरा वगैरह की भी चेकिंग की जा रही है। इज्तिमा के दौरान सिक्योरिटी इंतज़ाम को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिसमें बाहरी इंतज़ाम, दाखिली इंतज़ाम, पेट्रोलिंग पार्टी और दीगर इंतज़ाम। सिक्योरिटी इंतज़ाम और ताउन के नुक्ते नज़र से 22 अहम मकामात पर मुस्तकिल तौर पर पुलिस ताउन मराकज़ बनाए गए हैं। मालेगांव बम धमाकों की अहम मुलजिम और मध्य प्रदेश के भोपाल से बीजेपी रुकन पार्लियामेंट प्रज्ञा ठाकुर को वजारत दफा की पार्लिमानी कमेटी के लिए नामजद किया गया है। इस कमेटी की सदारत वजीर दिफा राजनाथ सिंह करेंगे। कमेटी में 21 रुकन होंगे। फिलहाल प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर गैर कानूनी सरगर्मियां इंसदाद एक्ट के तहत कई मामलों में मुकदमा चल रहा है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बीजेपी की मौजूदा रुकन पार्लियामेंट प्रज्ञा ठाकुर को अप्रैल 2017 में खराब सेहत की बुनियाद पर जमानत दे दी थी। इससे पहले एनआईए ने प्रज्ञा पर महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट के तहत इल्ज़ाम दर्ज किए थे। जमानत पर रिहा होने के बाद भोपाल से प्रज्ञा ठाकुर लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी के टिकट पर इलेक्शन में उतरी थी और जीत हासिल की थी। जमानत पर रिहा होने के बाद से लगातार प्रज्ञा तनाज़े में रही। लोकसभा में उनके हलफ लेने के वक्त तनाज़ा खड़ा हो गया था। उन्होंने अपना नाम साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पूर्ण चित्यानंद नंदगिरी बोला था। इतना ही नहीं, हल्फ लेने के बाद उन्होंने भारत माता की जय भी बोला। कांग्रेस समेत लोकसभा अरकान ने उनके नाम पर एतराज़ जाहिर किया था। बाद में स्पीकर की मुदाखलत के बाद ये मामला ख़त्म हुआ था। लोकसभा इंतखाबी तशहीर के दौरान साध्वी ने महात्मा गांधी के कातिल नाथूराम गौडसे को हुब्बुल वतन बताया था। इतना ही
उन्होंने अपनी तशहीर में महाराष्ट्र ATS के साबिक सरबराह हेमंत करकरे को लेकर भी मुतनाज़िया बयान दिया था। दोनों बयानों के बाद तनाज़ा खड़ा हो गया था। अपोजिशन ने प्रज्ञा ठाकुर की सख्त तनकीद करते हुए माफ़ी का मुतालबा किया था। तनाज़े में फंसता देख BJP ने नोटिस जारी कर प्रज्ञा ठाकुर से बयानात के लिए माफ़ी मांगने के लिए कहा था। मुतनाज़िया गुरु स्वामी नित्यानंद के यहाँ वाक़ आश्रम और उसकी जानिब से चलाए जा रहे स्कूल में मुबैना तौर पर 2 नाबालिग बच्चों को जबरन रखने और उनके साथ गैर अखलाकी रवैया अपनाने के मामले में पुलिस ने आश्रम के मकामी ऑपरेटर समेत 2 साध्वियों को गिरफ्तार कर लिया। अहमदाबाद के रूरल SP RV असारी ने एक न्यूज़ एजेंसी को बताया कि आश्रम के ऑपरेटर और उनकी मां उनको अगवा, बच्चों को जबरन रोक कर रखने वगैरह और उनसे मजदूरी कराने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है। दोनों को अदालत में पेश करके मजीद जांच के लिए उन्हें रिमांड पर लिया जाएगा। इस मामले में मुलजिम बनाए गए नित्यानंद से भी पुलिस पूछताछ करेगी और ज़रूरत पड़ी तो गिरफ्तार करेगी। वाज़ेह रहे कि नित्यानंद के तमिलनाडु के रहने वाली साबिक पैरोकार जनार्दन शर्मा ने गुज़िश्ता 1 नवंबर को पुलिस के सामने इल्ज़ाम आयद किया था कि यहाँ हाथीजन इलाके में दिल्ली पब्लिक स्कूल की ज़मीन पर बने इस आश्रम और स्कूल में उनके 4 में से 3 बच्चों को जबरन रखा गया है। इसके बाद पुलिस ने 14 साल की उनकी एक बेटी और 12 साल के बेटे को वहां से बाजियाब कराया और हाल ही में इस मामले में मुजरिमाना मामला दर्ज कराया गया था। इसी मामले में आश्रम से दोनों साध्वियों को आज गिरफ्तार किया गया। सर दोनों एक्यूज है प्राण प्रिया और प्रिय तत्वा को साथ में रखकर हमने आश्रम में सर्च ऑपरेशन किया। इसके सर्च ऑपरेशन के दरमियान आश्रम में से लैपटॉप मिला है 43, टैबलेट मिला 43, लैपटॉप 14 है, पेन ड्राइव, CPU, DVR और मोबाइल 4। इसको हम FSL में अगर एनालिसिस के लिए भेजेंगे। वो हम DK बासु के जजमेंट के हिसाब से जो कोर्ट ने डायरेक्शन दिया उस हिसाब से हमारे क्लाइंट को मिलने गए थे। उनके कोई फंडामेंटल राइट्स का कुछ उल्लंघन नहीं हो रहा वो चेक करने गए थे। और रही बात हैबेस कॉर्पस की जो पिटीशन है उसकी फिजिकल नोटिस अभी मिली नहीं है। फिजिकल नोटिस मिलने के बाद हम आश्रम की तरफ से अपीयर होंगे और उसमें रिप्लाई फाइल करेंगे। एक्यूज को जब 25 तारीख को प्रोड्यूस किया जाएगा उसके बाद उसकी बेल की कार्रवाई की। लोकसभा में जुमेरात को मथुरा और दिल्ली में बंदरों की दहशत का मुद्दा गूंजा। भारतीय जनता पार्टी की MP और बॉलीवुड एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने बंदरों के मसले को अहम बताया और उन्होंने दावा किया कि उनके पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में कई लोगों की इससे मौत हो गई है। उन्होंने इस मुद्दे पर हुकूमत से ध्यान देने की मांग की। लोकसभा में 0 ओवर के दौरान बंदरों के मसले को उठाए जाने पर मुख्तलिफ जमातों के कायदीन सहमत थे। उन्होंने इस मसले को ख़तरनाक और संगीन बताया और मसले से निपटने के लिए हुकूमत से कार्रवाई की मांग की। बंदरों के मुद्दे को उठाते हुए हेमा मालिनी ने कहा कि मथुरा और वृंदावन के इलाकों में बंदरों के हमले की वजह से बहुत से लोग मारे गए हैं। हेमा मालिनी ने कहा कि बंदरों के कुदरती गुजर बसर के इलाकों में कमी आई है और जब वो खाने की तलाश में रिहायशी इलाकों में आते हैं तो वृंदावन के लोगों को उनसे सख्ती से निपटने के लिए मजबूर होना पड़ता है। श्रीमती हेमा मालिनी जी। मेरा विषय है बंदरों के आतंक से तीर्थ स्थलों में जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए जो समस्या है। हम बंदर का नाम लेते ही सबको बड़ा मजाक लगता है, लेकिन ये विषय बहुत ही गंभीर है, इसके लिए मैं आज आपके सामने ये उठा रही हूँ। मेरा क्षेत्र मथुरा, वृंदावन और गोवर्धन में बंदरों की समस्या से बहुत ही परेशान हैं वहाँ के लोग। जहाँ पर वृंदावन जो बहुत घना जंगल हुआ करता था, जहाँ बंदर लोग खुशी से रहते थे, खाते पीते थे, लेकिन आज सिर्फ बिल्डिंग है और पेड़ तो बहुत ही कहने लायक भी नहीं है, इतने ही हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, वहाँ के बंदर, भूखे बंदर जो हैं, खाने की तलाश में घर घर जाकर आतंक मचाते हैं और वहाँ के लोग, नागरिक जो हैं, उसे मार मार कर भगा देते हैं। और तीर्थ यात्री जो हैं वो उनको फ्रूटी खिलाते हैं और समोसा, कचौड़ी, मथुरा का पेड़ा खिलाते हैं, जिसकी वजह से बंदर लोग बहुत ही बीमार हो चुके हैं
और ये बीमारी इतने फैल गई है कि बहुत सारे बंदर बीमार हैं और वहाँ के लोगों के ऊपर भी ये बीमारी फैल रही है। वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, जो उन्होंने बहुत कोशिश करके संख्या को कम करने के लिए बंदरों के स्टेरिलाइजेशन भी किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि वो बहुत वायलेंट हो गए हैं और ये लोगों के ऊपर जानलेवा हमला करते हैं। और ऐसा हुआ कि कई लोग मर भी चुके हैं वृंदावन में। ये सच है। मेरा मानना है कि जितना हम लोगों को इस धरती पर रहने का हक है, उतना ही जानवरों को भी रहने का पूरा हक है। इसके लिए एक समाधान होना चाहिए कि मैं वन विभाग से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो लोग एक मंकी सफारी जैसा बनाकर बंदरों को एक जगह में रखेंगे तो नागरिक और बंदर दोनों का समस्या कम हो सकता है। लेकिन मैं केंद्र सरकार से बहुत ही विनती करती हूँ कि इस बात को गंभीरता से लें और इसके समस्या जरूर करें, इसे मजाक न समझे। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैटर। असम हुकूमत ने रियासत में शादी करने वाली हर दुल्हन को 10 ग्राम यानी 1 तोला सोना फराहम करने की एक नई स्कीम शुरू की है। इस स्कीम को अरुंधति गोल्ड स्कीम का नाम दिया गया है। 10वीं जमात कामयाब लड़कियां ही इस स्कीम के अहल हैं। शादी की उम्र तक 10वीं कामयाब दुल्हन को ही इस स्कीम के तहत 1 तोला सोना दिया जाएगा। इसके लिए 800 करोड़ सालाना खर्च किए जाएंगे। आसाम के वजीर फाइनेंस हेमंत बिस्व शर्मा ने बताया कि इस तजवीज़ को रियासती काबीना ने मंजूर किया था और 1 जनवरी 2020 से इसे लागू किया जाएगा। रियासत राजस्थान के जयपुर मानसरोवर से ताल्लुक़ रखने वाले 21 साला नौजवान ने एक नई तारीख रकम करते हुए मुल्क के सबसे कम उम्र जज बनने जा रहे हैं। मयंक प्रताप सिंह ने अपनी पहली ही कोशिश में आरजेएस इम्तिहान में कामयाबी हासिल की। एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में सिंह ने कहा कि अच्छा मुंसिफ बनने के लिए ईमानदारी सबसे अहम यार है। उन्होंने इम्तिहान की तैयारी से मुतालिक बताया कि राजस्थान जुडिशल सर्विसेज 2018 के लिए वो 12 था 13 घंटे पढ़ाई किया करते थे। राजस्थान हाई कोर्ट ने 2019 में राजस्थान आरजेएस इम्तिहान में शिरकत की हद उम्र को कम करके 21 साल कर दिया था। इससे कबल इम्तिहान में शिरकत के लिए उम्र की हद 23 साल मुकर्रर थी। हिंदुस्तानी खलाई जांच एजेंसी यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने तीसरी नस्ल के असली सैटेलाइट कार्टोसेट को अमेरिका के दीगर 13 नैनो सैटेलाइट्स के साथ PSLV-47 लॉन्च पैड के जरिए छोड़ने की तारीख में तब्दीली की है। अब इसे 27 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। कार्टोसेट को पहले 25 नवंबर को छोड़ा जाने वाला था, ताहम इसरो की नई इतला के मुताबिक अब इसको 27 नवंबर को छोड़ा जाएगा। इसरो ने कहा कि ये श्रीहरिकोटा से छोड़ा जाने वाला 74वां लॉन्च व्हीकल मिशन होगा। इस सैटेलाइट को छोड़े जाने के बाद हिंदुस्तानी खला के शोबे में एक और अहम संग मील को अबूर कर लेगा। इसरो ने इतला दी है कि ज़मीन की तस्वीरें और नक्शासाजी वाले सैटेलाइट कार्टोसेट 3 को अमेरिका के दीगर 13 तिजारती नैनो सैटेलाइट्स के साथ 27 नवंबर को सुबह 9:28 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन खलाई मरकज़ के दूसरे लॉन्च पैड के जरिए छोड़ा जाएगा। इसरो ने इस खुसूस में ट्वीट करते हुए ये इत्तला दी है। ये सैटेलाइट सूरज की गर्दिश के मुताबिक चलने वाले मदार में छोड़े जाएंगे। इन सैटेलाइट्स को छोड़ना मौसमी हालात पर मुनहसर होगा। कार्टोसेट 3 तीसरी नस्ल का असली सैटेलाइट है जिसमें काफ़ी ज़्यादा असली तस्वीरें लेने की सलाहियत मौजूद है। PSLV-47 अमेरिका के 13 कमर्शियल सैटेलाइट्स को भी छोड़ेगा। ये काम न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड से हुए तिजारती माहदे के हिस्से के तौर पर किया जाएगा।